हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान, आपका एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स बाय मयंक शर्मा। देखिए, आज हम लोग नए सेटअप के साथ आए हैं। हमारी टेक्निकल टीम ने नया सेटअप हमको दे दिया है। उसके लिए सब अपनी टेक्निकल टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई शिवम पवार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे टेक्निकल टीम के हेड हैं। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोगों को नया सेटअप उन्होंने ला करके एक सेट करके दिया है। चलिए, आज की वीडियो में क्या है, चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आज की वीडियो में हमारा नया लेक्चर है। नए लेक्चर में का क्या टॉपिक है वो बता दूं। भाई, नए लेक्चर का टॉपिक है अपना, आज स्टार्ट हो रहा है स्थिर विद्युत की। क्या चीज़ स्टार्ट हो रही है भाई? स्थिर विद्युत की। और जो स्थिर विद्युत की है उसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई सबकी? ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग कहते हैं, ये एक बड़ा टॉपिक हो गया। अब हम लोगों ने इस टॉपिक को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो पार्ट नंबर 1 है वो तो है वैद्युत आवेश। क्या है? वैद्युत आवेश। कूलाम का नियम भी इसके अंदर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, कूलाम का नियम। जो दूसरे नंबर का पार्ट है उसमें पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है। और जो थर्ड नंबर का पार्ट है भाई, कौन सा पार्ट है? थर्ड नंबर पार्ट। थर्ड नंबर पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर विभव के बारे में, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, वैद्युत विभव के बारे में। ठीक है। और जो हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 4, तो पार्ट नंबर 4 में क्या पढ़ने जा रहे हैं मैं आपको बता दूं। पार्ट नंबर 4 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत धारिता के बारे में। वैद्युत धारिता, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं संधारित्र भी इसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संधारित्र। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, सॉरी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी एंड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहले इसको हम लोग पहले टॉपिक को पढ़ते हैं। इसमें आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ज़्यादा आज की वीडियो में नहीं टाइम लूँगा। सबसे पहले हम लोग वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम पढ़ेंगे, फिर वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे वैद्युत विभव, और फिर पढ़ेंगे वैद्युत धारिता तथा संधारित्र। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो देखिए, आपका अगला टॉपिक स्थिर विद्युत की है। तो स्थिर विद्युत के अंदर 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक और चौथा टॉपिक। तो सबसे पहले आज जो हमें जानकारी लेनी है वो जानकारी लेनी है वैद्युत आवेश और कूलाम का नियम का जो टॉपिक है उसकी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे नया चीज़ स्टार्ट। ठीक है। तो ये चीज़ हम आप समझ लो थोड़ा सा, मैं इसको कर दूँ। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है ना? हाँ भाई, क्योंकि नया सेटअप होता है, आवाज़ की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ेंगे टॉपिक, उस टॉपिक का नाम होगा अपना, क्या होगा? वैद्युत आवेश। क्या होगा? इधर आ जाओ। वैद्युत आवेश होगा। वैद्युत आवेश अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कुछ लोगों की ख्वाहिश रहती है कि भाई अंग्रेजी में सर पढ़ाएं। अंग्रेजी में इसलिए नहीं करा रहे हैं कि ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, तो उसी के अनुसार। ठीक है भाई। तो देख लो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा। ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात आ गई है तो इसमें देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं ये आपके क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। बस हाँ, चूंकि आप लोग स्थिर विद्युत की पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोगों को वैद्युत आवेश के बारे में एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपसे कहीं भी कुछ इसके बारे में पूछ लिया जाए तो आप लोग आगे दिक्कत ना आए कि आगे जो हार्ड टॉपिक आने वाले हैं उनमें आपको यही नहीं पता हो कि चार्ज क्या होता है, तो फिर आप लोग कैसे निकालेंगे भाई। ठीक है। अब स्थिर विद्युत का मतलब समझते हैं कि सबसे पहले कि स्थिर विद्युत का मतलब क्या है। स्थिर विद्युत का मतलब ये है कि जो आवेश होते हैं वे यहाँ पर स्थिर रहने वाले हैं। जितने भी टॉपिक हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे उसमें आवेश सारे के सारे क्या रहने वाले हैं प्यारे बच्चों? स्थिर रहने वाले हैं, बिल्कुल स्थिर रहने वाले हैं, चलेंगे नहीं। जब चलना शुरू कर देंगे तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं उसको? फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो स्थिर विद्युत के अंदर जो है सारी चीज़ें स्थिर रहेंगी। बस वहीं पर हम लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का अध्ययन करना है, उनकी प्रॉपर्टी, उनके गुण पढ़ने हैं आवेश के। तो सबसे पहले हम लोगों को यही पता होना चाहिए कि भाई आवेश क्या है। तो जब आवेश क्या है इसके बारे में बताऊं मैं आप लोगों को, बड़ा सिंपल सा जवाब है कि देखो, आप लोगों ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है?
एक पेन लिया करते थे, उसको सर पर रगड़ते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जा करके आप लोग उसको चिपका करके दिखाते थे एकदम कि देखो ये चिपक गए, ये आकर्षित हो गए। तो भाई वही तो आवेश है। देखिए आवेश के बारे में पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लो क्या होता है आवेश। हाँ, सबसे पहले जब आवेश के बारे में पता करने की कोशिश करी गई तो कैसे करी गई होगी मैं बता रहा हूँ कि चीज़ों को रगड़ा गया, चीज़ों को क्या किया गया, रगड़ा गया। मान लिया ये है, इस पेंसिल को रगड़ो, तो रगड़ने पर इसमें एक नया गुण आ गया कि ये अब किसी अन्य चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, इसको खींच सकती है या फिर उसको दूर भगा सकती है। तो इस नए गुण को क्या कहते हैं भाई लोग, आवेश कहते हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं। कैसे? अब आवेश होता कहाँ कहाँ है, चाहे वस्तु कुचालक हो या सुचालक हो, चाहे किसी भी टाइप की वस्तु हो, ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जिसके अंदर आवेश न हो। आवेश हर वस्तु के अंदर रहता है, बशर्ते उसको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, उसको दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। कैसे कि इसके अंदर आवेश है, तो आवेश कैसे आया होगा, जब मैंने इसको अपने सर पर रगड़ा तो यहाँ पर क्या आ गया, इस पर चार्ज आ गया। और अगर मैं बिना रगड़े इस पेंसिल को कागज के टुकड़ों के पास, बारीक बारीक टुकड़ों के पास ले जा रहा हूँ तो क्या आकर्षित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। अब जैसे ही मैंने रगड़ दिया तो रगड़ने के बाद इसमें एक गुण आ गया कि ये अब कागज के टुकड़ों को क्या कर पा रहा है, आकर्षित कर पा रहा है। तो इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी गुण को हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश कहते हैं इस गुण को। अब देख लो आवेश दो प्रकार के होते हैं, समझ में आ गई बात। रगड़ने पर जो नया गुण उत्पन्न हो गया उसको क्या कहते हैं, आवेश होते हैं। और आवेश हर वस्तु में होता है, चाहे वह कुचालक, ये प्लास्टिक है तो इसमें भी है, कुचालक सुचालक कुछ भी हो, हर वस्तु में आवेश होता है। आज के बाद याद रखनी बात, आवेश रहित हो ही नहीं सकता। और आवेश कभी खत्म नहीं होता, आवेश रहता ही है। बस आवेश का क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता है, आवेश खत्म नहीं हो सकता। अब यहाँ रगड़ दिया तो कुछ आवेश इसके निकल करके मेरे सर में चले गए होंगे, या फिर सर से कुछ आवेश इसमें आ गए होंगे। क्या है कि स्थानांतरण हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, लेकिन आवेश में जो है कभी खत्म नहीं होता भाई ये, ठीक है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव आवेश और एक कैसा होता है, नेगेटिव आवेश। एक धन आवेश, अंग्रेजी में कहते हैं धन आवेश, और इसको क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसको, ऋण आवेश, ठीक है। तो धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार की बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैसे होगा, देखिए अगर मैंने ये सर के ऊपर रगड़ लिया ये पेंसिल, और एक और पेंसिल ले आया इधर से, वो भी सर के ऊपर रगड़ लिया, अगर मैं इन दोनों को नजदीक ले जाऊं तो एक दूसरे को दूर हटा देंगे। यानी कि समान प्रकार के जो आवेश होते हैं, जो एक जैसे आवेश हैं, वे क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और जो विपरीत प्रकार के आवेश है वे क्या करेंगे, आकर्षित। आपने देखा होगा कि क्या उदाहरण दूं मैं इसके बारे में, जो एक जैसे फील्ड के लोग होते हैं, जैसे मैं टीचर हूँ, कोई और टीचर आ गया, तो हम क्या करते हैं कि एक दूसरे को बढ़ावा देने के बजाय में एक दूसरे से काट करते हैं, उनकी प्रतिकर्षित करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो एक जैसे लोग हमेशा लड़ेंगे, और एक दूसरे से जो अलग टाइप के होंगे वे क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो वही बात समझ लो कि एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। अगर दो प्लस प्लस के आवेश नजर आ रहे हैं तो एक दूसरे के क्या करेंगे, विपरीत भागेंगे। अगर दो माइनस माइनस के हैं, एक जैसे हैं, तब भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या करेंगे, आ जाओ पास पास आकर्षित करेंगे। इसी तरीके से देखो विपरीत प्रकार के मतलब अलग अलग होने चाहिए, एक माइनस एक प्लस, ये भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अगर दो आवेश जो है एक जैसे हैं तो वे कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे, दूर दूर भगाएंगे। अब इसमें क्या सिद्धांत है, उस सिद्धांत में थोड़ा बता दूं क्या सिद्धांत है इसके ऊपर, ये चीज समझ लो। जो चीज नोट करने की होगी उसको नोट कर लेना। आवेश के बारे में लग गया पता क्या होता है आवेश, ठीक है। सिंगल आवेश, समझ में आ गई बात। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है, इसमें सिद्धांत होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और इलेक्ट्रॉनों की कमी का सिद्धांत। देखिए जहां पर इलेक्ट्रॉन पर सब जानते हैं कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर सब आवेश जाते हैं, माइनस चार्ज होता है। कैसा होता है, माइनस। मान भी पता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जहां पर अधिक हो गए, मान लिया ये वस्तु है, इस वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो कैसी हो जाएगी, ये नेगेटिव होगी हमेशा। कैसी होगी, नेगेटिव। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी लग गई, यानी कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरी वस्तु में चले गए, तो हमेशा ये क्या कहलाएगी, पॉजिटिव। तो जहां भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी कि जहां भी माइनस आवेश की कमी होगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, खुद ब खुद प्लस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, यानी कि जहां पर माइनस ज्यादा आ जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा भाई, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की
अधिकता जहाँ पर हो जाएगी तो वहाँ पर माइनस आवेश होगा। तो याद रखना, जिस भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहाँ पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी लग गई तो उसका मतलब कौन सा आवेश ज़्यादा होगा, वहाँ पर प्लस वाला ज़्यादा होगा ना। तो समझ लो भाई इस चीज़ को। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी जहाँ पर भी लग, जो मैं बात बोल रहा हूँ आप लोग इसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी जिस किसी भी वस्तु में लगेगी तो वहाँ पर हमेशा प्लस आवेश होता है, और मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जहाँ पर भी होती है वहाँ हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है भाई, ये रेंज वाला सिस्टम ले लिया आज माइक का, इसमें सब झंझट खत्म हो गया एक तरफा। ठीक है भाई, ये हो गई बात, सारी कहानी खत्म। ये समझ गए आप? अब आवेश का मात्रक क्या होता है इस बात पर आ गए। ये तो समझ गए ना, प्लस प्लस वाले अगर एक जैसे दिख गए तो एक दूसरे को दूर भगा देंगे, माइनस माइनस वाले दिख गए तो एक दूसरे को दूर भगा देंगे, एक प्लस और एक माइनस तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। तो सिंपल सा गुण है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे कक्षा 12 में पढ़ाते हैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा डिटेल के अंदर, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं लेकर के। देखो, अब कुल आवेश को मापते कहीं में, इसका मात्रक क्या होता है। जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, बल को न्यूटन में मापते हैं, कार्य को जूल में मापते हैं। तो भाई आवेश को किस चीज़ में मापेंगे? तो आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। यानी कि आवेश को किस चीज़ में मापेंगे भाई लोग? कूलाम में हम लोग आवेश को मापने जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आवेश को कूलाम में मापने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 1 कूलाम, 5 कूलाम, 25 कूलाम, 150 कूलाम, कुछ भी हो सकती है आवेश की मात्रा। जितना बड़ा आवेश उतने बड़े कूलाम आएंगे। ठीक है, तो आवेश को किस में नापते हैं? कूलाम में नापते हैं। अब आवेश का एक और मात्रक होता है, आप लोगों ने विद्युत धारा पढ़ी होगी 10वीं में कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि I बराबर Q/T। तो ये जो Q है ना, Q, इस Q को ही तो क्या कहते हैं? आवेश। यानी कि आवेश को प्रदर्शित, जैसे बल को F से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ही आवेश को हम लोग Q अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी के छोटे स्मॉल Q से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से Q का मान निकालो, तो Q का मान जब मैं निकालूंगा तो I की T की गुणा होगी, तो Q बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? IT। क्या आ जाएगा? I इंटू टी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो पढ़ा होगा I बराबर Q/T। किस किसी ने नहीं पढ़ा? जिसने नहीं पढ़ा भाई वो कमजोर है पढ़ाई में, फिर उसने कुछ किया, बहुत कम पढ़ाई करी है। तो भाई कर लो, इतनी तो करनी पड़ेगी कि I बराबर Q/T। अब यहाँ से Q का मान निकाला तो I इंटू टी हो गया। अब I को किस में नापते हैं? विद्युत धारा को, ये मैंने बताया भी हुआ है पहली वीडियो में, एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। और समय को सेकंड में। तो अगर मैं इन दोनों के मात्रा लिख दूं, भाई आवेश का फॉर्मूला आ गया ना। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर I इंटू टी। तो जो फॉर्मूले में मात्रक हैं उनके मात्रक, जो फॉर्मूले में चीजें हैं, अगर मैं उनके मात्रक रख दूं तो फिर किसका मात्रक आ जाएगा? आवेश का आ जाएगा। तो मैंने चीज सिखा रखी है। तो I का एम्पियर हो गया, T का क्या हो गया? समय का क्या हो गया? T क्या है? समय। समय का क्या हो गया? सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक हुआ? आवेश का मात्रक हुआ। ये बहुत कम लोगों को पता है। सबको तो पता है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लेकिन एक मात्रक और होता है आवेश का, क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकंड। एक मात्रक होता है कूलाम, यानी कि आवेश को कूलाम में भी माप सकते हैं और एम्पियर इंटू सेकंड में भी हम लोग जो है उसको माप सकते हैं प्यारे बच्चों। इतनी बात सीख गए? ठीक है, तो ये बात नोट आप लोग कर लीजिएगा। आवेश के मात्रक मैंने बता दिया कि आवेश को किस चीज़ में नापते हैं। चाहे माइनस का आवेश हो तो उसके क्या कहेंगे? -25 कूलाम बोल दिया। अगर प्लस का है तो +25 कूलाम बोल दिया। तो इस तरीके से जैसे लंबाई का आगे मीटर लगाते हैं ना, तो आवेश को मापने के लिए हम लोग कूलाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एक बात समझ लो, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी। क्या चीज़ बताई थी सर जी? मैंने आपको चीज़ बताई थी कि भाई अगर एक जैसे आवेश होंगे तो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, दूर भगाते हैं। अगर विपरीत टाइप के, यानी कि एक प्लस और एक माइनस, या फिर एक माइनस और दूसरा प्लस है, तो क्या करेंगे? दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो एक बात ध्यान से समझो भाई, जब कोई चीज़ चल के आ रही है, अगर मैंने ये यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। ठीक है, देखिए इधर प्लस 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 है, ये बड़ा गोला है +25 कूलाम का। इधर माइनस 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 है, ये है 10 कूलाम का गोला। तो एक बात समझो कि क्या ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे? होंगे। ऐसे कुछ देर बाद ये चिपक जाएंगे, कुछ देर बाद क्या हो जाएंगे? ये चिपक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये जब आकर्षित हो रहे हैं तो अपना स्थान बदल रहे हैं, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। तो जब भी किसी का स्थान बदले या फिर आकर्षित प्रतिकर्षित हो, तो उसके बीच में हमेशा एक क्या काम करता है? बल काम करता है। क्या करता है? बल काम। एक बात समझो कि ये वस्तु यहाँ पर रखी है, अब इस वस्तु पे मैं लगा रहा हूँ, पूरे जोर लगा रखे हैं, इसको इधर से उठा करके यहाँ रख दिया, तो इसने अपना स्थान क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया।
चाहे स्थान परिवर्तन ना हो, अगर इसमें इसकी आकृति भी बदल दूँ, तो भाई जब मैंने इसका स्थान परिवर्तन किया वस्तु का, यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया, तो क्या लगाया होगा, बल लगाया होगा ना, बल, जोर लगाए होंगे ना, जोर। तो यानी कि अगर स्थान बदले या फिर आकृति बदले या फिर प्रयास किया जाए आकृति बदलने का, तो उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आकर्षित हो रहे हैं, तो भाई किसी ना किसी बल से तो हो ही रहा होगा काम, ये काम किसी ना किसी बल से तो हो ही रहा होगा, ठीक है। तो ये आकर्षित, और जो देखो प्लस प्लस वाले ये रहे, ऐसे ही प्लस प्लस यहाँ है, तो अगर मैं इनको समीप लाना भी चाहूँ तो भी नहीं आएंगे, दूर दूर फेंक देंगे, दूर फेंकेगा ना, तो दूर जो फेंक रहे हैं ऐसे, ये इसको फेंक रहा है, ये इसको फेंक रहा है दूर, तो दूर फेंकने के लिए भी तो बल चाहिए भाई। तो इस बल को क्या कहते हैं, इस बल को कहते हैं यहाँ पर, चूंकि ये आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, दो आवेशों के बीच में हमें हमेशा कुछ ना कुछ बल लगेगा, जिससे हमें कि आकर्षित होंगे या फिर क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो इस आकर्षण प्रतिकर्षण बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ये आवेशों के बीच में लग रहा है, इसलिए इसे कहते हैं वैद्युत बल। क्या कहते हैं इसको, वैद्युत बल। और जो हम बल लगाते हैं कि हम लोगों ने कुछ बोझा ढो दिया, तो उस बल को कहते हैं मैकेनिकल फोर्स, यांत्रिक बल कहते हैं। लेकिन जो आवेशों के बीच में लगेगा उसे क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पता चल गया कि भाई अगर दो आवेश कहीं ना कहीं रहेंगे, चाहे वे प्लस प्लस हों, चाहे वे एक जैसे हों, या फिर विपरीत टाइप के हों, ऑपोजिट टाइप के हों, तो हमेशा उनके बीच में एक बल काम करता है। वो आकर्षण भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो उस बल को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत बल कहते हैं। अब समस्या एक बात है कि बल चाहे कोई सा भी हो, उसको एफ से प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो वैद्युत बल हो, चाहे मैकेनिकल बल हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, जैसे पिछले पढ़ गए हैं गुरुत्वाकर्षण, चाहे घर्षण बल हो। बलों के बहुत सारे नाम है हमारे पास, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, चुंबकीय बल, ठीक है। तो कितने भी बल हों, तो सब बलों को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा क्या होता है, सबका न्यूटन ही होता है, लेकिन चीजें अलग अलग टाइप की हैं। जब गुरुत्वाकर्षण की बात, बल की बात करें, तो दो द्रव्यमानों के बीच में काम करता है। किसके बीच में, दो द्रव्यमानों के बीच में। अगर हम लोग वैद्युत बल की बात करें, तो दो आवेशों के बीच में या फिर दो या दो से अधिक आवेशों के बीच में काम करता है, ठीक है। हम लोग मैकेनिकल फोर्स की बात करें, यांत्रिक बल की, तो फिर हम लोग अपने ऊपर लेंगे, या फिर ट्रैक्टर या फिर मशीनरी जो काम करते हैं वो मैकेनिकल फोर्स होता है। समझ रहे हो बात को। तो वैद्युत बल दो प्रकार का हो सकता है, आकर्षण बल भी और प्रतिकर्षण बल भी। अब समस्या उठती है कि इस बल का मान कितना होगा, इस बल का मान कितना होगा। अगर ये 25 कूलाम है, एक 10 कूलाम है, तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो फर्क पड़ेगा भाई। तो बल का मान, वैद्युत बल का मान कितना होगा, यानी कि उसका फॉर्मूला बताना जरूरी है। तो इसके फॉर्मूले को किसने बताया वो समझ लो, इसको नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत बल के बारे में, ठीक है भाई, वैद्युत बल के बारे में। वैद्युत बल तो पता चल गया। अगर ये पूछे कि वैद्युत बल किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे कि दो आवेशों के बीच में या फिर दो या दो से अधिक आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। और वैद्युत बल का मान कितना होता है जी, कितना होता है वैद्युत बल का मान, तो कैसे बताओगे, मैं बताऊं कैसे बताओगे, बस कूलाम का नियम बता दो। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने इसी वैद्युत बल का मान बताने के लिए एक समीकरण दिया, एक चीज बताई, इसका फॉर्मूला किसने दिया, इस वैद्युत बल का मान किसने बताया, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो उसको ही क्या कहते हैं, कूलाम का नियम है। क्या है, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो कूलाम का नियम है, तो थोड़ा कूलाम के नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को क्या कर देंगे भाई, एंड कर देंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ना। कैसे, देख लो, जो मान लिया ये दो आवेश हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। कूलाम के नियम ने क्या बताया हम लोगों को, कूलाम के नियम ने हम लोगों को बताया कि दो आवेशों के बीच में कितना जो वैद्युत बल लगता है उसका मान कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वैद्युत बल का फॉर्मूले के बारे में किसने बताया, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने हम लोगों को जो है वो बताया है। कैसे, अब मान लिया कि दो आवेश हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मान ली, ये Q1 है और एक ये क्या है Q2, ठीक है भाई। दोनों एक दूसरे के समीप ही हैं, ज्यादा दूर नहीं है, उनके बीच की दूरी कुछ भी मान ली, कि मान लिया R है या फिर X है, ठीक है। अब दोनों, ये भी प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है, तो क्या दूर हटाएंगे, मान लिया इसने इसको ये दूर हटा दिया ऐसे, तो कोई बल लगाएंगे ना F, ऐसे बल लगेगा ना F, इधर भी लग जाएगा और इधर भी लग जाएगा। तो इस बल को सबसे पहले क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। और किसने बताया, कूलाम ने, कूलाम ने बताया। क्या मान होता है कि जो दोनों आवेश है ना,
ये Q1 है, ये Q2, इसका भी कूलाम में लिखेंगे, इसको भी कूलाम में लिखेंगे। मान कुछ भी हो सकता है इसका मान 25 कूलाम हो सकता है, इसका मान भी 50 कूलाम हो सकता है। देखिए मान हो सकते हैं, लेकिन इतना पता है कि दोनों यहाँ पर एक जैसे हैं। अगर विपरीत वाले होते तो फिर बल ऐसे लगता, आकर्षण बल लगता ना, फिर आकर्षित होते। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया। तो अब F का मान कितना होगा वो बताना जरूरी है। वो किसने बताया? कूलाम ने। तो भाई F बराबर किसके है? ये जो दोनों आवेश हैं इनके गुणनफल के, तो ये अनुक्रमानुपाती होता है बल। देखो कैसे इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है ना F विद्युत बल, वो क्या होता है? इन दोनों के गुणनफलों के। अब Q1 अलग है, Q2 अलग है, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा Q1 गुणा Q2, यानी कि Q1 इंटू Q2। इनके तो अनुक्रमानुपाती। तो जब अनुक्रमानुपाती लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना। और जो इनकी बीच की दूरी है r, उसके वर्ग के, r का वर्ग क्या होता है? स्क्वायर, ऐसे। उसके वर्ग के क्या होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती। और जब व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे तो चिन्ह तो यही लगाएंगे, लेकिन 1/r²। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। उल्टे को जब भी लिखेंगे, अगर मैं कहूँ x, तो x का उल्टा लिखना हो तो 1/x होता है इसका उल्टा। तो जब भी उल्टा लिखेंगे तो 1 के अपॉन में ले जाएंगे। तो क्या कहा कि जो दोनों के बीच में, कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है F, वो दोनों आवेशों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती एवं उनके जो बीच की दूरी है r, उसके वर्ग के, r के स्क्वायर के क्या होता है? 1 में, यानी कि उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई। तो ये कूलाम ने अपना जो है वो रूल दिया था। ठीक है, इतनी बात समझ ली। अब ये दोनों नियम F के बारे में बता रहे हैं, तो इन दोनों नियमों को मिलाएंगे कैसे? इन दोनों नियमों को मिला दें तो देखिए अनुक्रमानुपाती तो Q1 इंटू Q2 के होता है, बटे व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? r² के। दोनों एक जगह इकट्ठा कर लिए, तो ये नियम है कूलाम का। भाई Q1 Q2 जिसके अनुक्रमानुपाती है वे तो बटे के ऊपर रहेंगे, और जिसके व्युत्क्रमानुपाती है वो क्या रहेगा? नीचे चला जाएगा। समझ में आ गई बात? अब अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का मामला मैंने पहले भी समझाया हुआ है, ये भी समझ लो यहाँ पर। जिसने पहली वीडियो देखी होंगी वो। मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि आप लोग सबसे पहले जा करके जितनी भी वीडियो पड़ी है चैनल के ऊपर, सारी वीडियो को देख ले। तो विद्युत बल का मान कितना हो गया? बराबर नहीं हुआ अब तक ये कि विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अब मैं बराबर करूंगा तो यहाँ पर नियतांक आएगा स्मॉल के, इस साइड। जब भी बराबर करते हैं तो गुणा भाग करनी पड़ती है ना, बराबर करने के लिए मैंने पहले बताया था। तो इधर की साइड स्मॉल के गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। तो इतना बल लगता है भाई, इतना बल लगता है। अब इसके का मान कितना होता है? प्रयोगों के आधार पर देखा गया है कि अगर मैं इस साइड में 9 × 9 की गुणा करूंगा, किसकी? 9 × 10⁻9 की, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो स्मॉल के का मान कितना होता है भाई? 9 × 10⁻9 होता है। तो F बराबर क्या आ जाएगा? 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 बटे r²। तो ये मान है भाई। ठीक है, ये चीज है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार कितना बल लगेगा किन्हीं दोनों आवेशों के बीच में? F बराबर स्मॉल के या फिर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन r²। समझ में आ गई बात? अब इसके बारे में डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ। अगर आपको आज की वीडियो की, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस चीज़ को नोट भी कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से, वीडियो को रोक करके। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है वो आप लोग कर दीजिएगा हम लोगों को। ठीक है, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो अगर आवाज़ के पिछली वीडियो में कमेंट आए थे, जिनके पिछली वीडियो में कमेंट आए थे, रेणु जायसवाल, विजय विजय COP इंदौलिया वाले, और कपिल यादव, ठीक है, स्टडी विद शिवांशु, इन लोगों के कमेंट आए थे। और आगे भी आप लोग इसी तरीके से कमेंट करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।